मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट हम मॉडिफिकेशन ऑफ आउटपुट इम्पीडेंस इन नेगेटिव फीडबैक को डिस्कस कर रहे थे। वीडियो नंबर 3 में एडवांटेजेस थे वो हमारी, तो उसका एक छोटा सा पार्ट रहता है करंट शंट फीडबैक के लिए। ठीक है, तो आज उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे करंट शंट फीडबैक। ये ध्यान रखना है, जो लास्ट वीडियोस थी मैंने आपको बताई थी कि जब हम करंट के शंट फीडबैक की बात करते हैं और आउटपुट में, तो ये इंक्रीज होना चाहिए करंट। ठीक है, ताकि इम्पीडेंस जो है वो मैचिंग के लिए यूज़ किया जा सके। तो एक डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए। ये हमारा एक एम्पलीफायर है जिसका गेन है A। ठीक है, इससे हम आउटपुट ले रहे हैं। अब जो आउटपुट है वो करंट की हमेशा सीरीज में ली जाती है, तो सीरीज में हमने आउटपुट को ले लिया और उसको फीड करना है हमने वापस। दिस इज फीडबैक नेटवर्क। ठीक है, अब करंट को ले रहे हैं, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने इस चीज़ के लिए, क्योंकि वोल्टेज नहीं है ये। तो ये हमने फीडबैक नेटवर्क में इनपुट को डाल दिया। जो इसकी आउटपुट है वो यहाँ पर मिल जाएगी हमें V0 वोल्टेज के लिए। इसका जो इम्पीडेंस है वो हम Z0 लेकर के चल रहे हैं एम्पलीफायर का, और इसको हमने वापस शंट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सर्किट कनेक्ट कर दिया है। Vs की वैल्यू कितनी है? 0 के बराबर। ठीक है, क्योंकि हम इम्पीडेंस को डिस्कस कर रहे हैं। अब जो इम्पीडेंस है हमारा विद फीडबैक, इम्पीडेंस विद फीडबैक, तो उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं ZOF। आउटपुट इम्पीडेंस है ये, एक तरीके से आप ध्यान रख लें। ठीक है, इसको हम आउटपुट इम्पीडेंस रख रहे हैं। ZO का मतलब आउटपुट और F का मतलब फीडबैक के साथ ले रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉर्मली V/I। ठीक है, V0 हमारा वोल्टेज सप्लाइड है और I0 हमारा करंट है। हमने करंट के लिए इसको निकालना है, तो करंट को ही निकालेंगे। जब करंट हमने सीरीज में लिया है तो करंट को ही वापस हमने इसके अंदर भेज दिया है, यानी अब यहाँ वोल्टेज नहीं है, ये करंट का फीडबैक है। तो IF दिस इज इक्वल टू माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, और V0 माइनस इसलिए क्योंकि ये आउट ऑफ फेज होगा। ठीक है, आउटपुट हमेशा कॉमन एमिटर में आउट ऑफ फेज होती है, तो इसलिए ऑल्सो IF दिस इज इक्वल टू माइनस बीटा I0, सॉरी I0 है करंट के लिए। बीटा I0 इज द करंट फिड टू द इनपुट। ये हमने इनपुट के अंदर वापस डाल दिया है। ठीक है, और क्योंकि ये जो आउटपुट हमें मिल रही है करंट की फॉर्म में, ये भी आउट ऑफ फेज है, और हम ये भी जानते हैं जो गेन होता है, गेन वो हम नॉर्मली लिखते हैं आउटपुट अपॉन में इनपुट। ठीक है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब जब करंट को, यानी अगर हमें I0 निकालना है तो इसको A इंटू I कर सकते हैं हम। दिस करंट गेट्स multiplied by gain, current gain, and appear as output, यही चीज़ अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं करंट के साथ, तो आउटपुट में हमें मिल जाएगी। यानी कि जो भी आउटपुट में मिलेगा वो मिलेगा माइनस A
बीटा आई नॉट। ठीक है, तो एक तरीके से आप जो है इस वैल्यू को आई नॉट को क्या लिख सकते हैं, जैसे लास्ट हमने लिखा था वी नॉट अपॉन जेड नॉट, ये भी करंट है, माइनस ए बीटा आई नॉट, ये हमारा जो है वो एक तरीके से इनपुट का करंट हो गया। तो ये हमने इसलिए किया, देखो लास्ट वीडियो में हमने जो लिखा था वो ये लिखा था। ठीक है, कईयों को कन्फ्यूज़न था लास्ट वीडियो के लिए कि हम ये क्यों लिख रहे हैं कि जेड नॉट आई नॉट दिस इज इक्वल टू वी नॉट माइनस ए वी आई। जो आउटपुट में वोल्टेज है, ठीक है, और जो नेटवर्क के अंदर जा रही है वो आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज का मतलब अगर वो 180 डिग्री है तो वो दूसरे से अपोजिट फेज में चलेगी, तो इसीलिए आउटपुट में से हमने इसको क्या कर दिया माइनस, और जो बच गया वही चीज़ वापस जाए। तो यही चीज़ मैंने करंट के लिए भी लिखी है, दिस इज करंट, दिस इज ऑल्सो करंट, लेकिन दिस करंट इज आउट ऑफ फेज, तो जो आउटपुट का करंट था उसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू इसके लिए आ गई है। अब एक तरफ ले लेते हैं इन दोनों को, आई नॉट प्लस ए बी बीटा आई नॉट दिस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड नॉट, आई नॉट कॉमन आ गया, 1 प्लस ए बीटा दिस इज इक्वल टू वी नॉट ओवर जेड नॉट। ठीक है, और हमें ये पता है कि जेड ओ एफ क्या है, दिस इज आउटपुट इम्पीडेंस, सो दिस इज आउटपुट इम्पीडेंस, सो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज आई नॉट 1 प्लस ए बीटा दिस इज इक्वल टू जेड ओ एफ। ठीक हो गया आपका। ठीक है, अब ये जो वैल्यू हमारे पास मिल गई है जेड ओ एफ की, तो ये जेड ओ एफ एक तरीके से, ठीक है, देखो कैसे लिखा है इस वैल्यू को, एक बार यहाँ देखिए, जो जेड ओ एफ है उसकी वैल्यू क्या है, वी नॉट अपॉन आई नॉट। तो हमने आई नॉट को तो नीचे ले लिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आई नॉट तो यहाँ चला गया और जेड नॉट कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो ये वैल्यू क्या बन गई, जेड ओ एफ। ठीक है, आप इसको 2 स्टेप में कर सकते हैं, जेड नॉट इधर चला गया तो ये आ गया 1 प्लस ए बीटा, और आई नॉट इसके नीचे चला गया तो वो क्या बन गया हमारा जेड ओ एफ, ये वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि जब भी हम नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं तो दैट शुड बी ग्रेटर देन 1, और जब ये ग्रेटर देन 1 होगा तो नेचुरली बात है कि जो जेड ओ एफ है वो इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, देयरफॉर जेड ओ एफ इज ग्रेटर देन जेड ओ, thus आउटपुट इम्पीडेंस इंक्रीजेस, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विद नेगेटिव फीडबैक, यही हम चाहते थे, नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, इन करंट शंट सर्किट। तो ये हमारे जो हैं एडवांटेजेस ख़त्म हो गई हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसको एमीटर फॉलोअर के लिए, योर नेक्स्ट टॉपिक के लिए। अब एमीटर फॉलोअर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में 2 या 3 नंबर के लिए आ जाता है, एमीटर फॉलोअर। ठीक है, नॉर्मली हम एम्पलीफायर को देखो इस तरीके से बनाते हैं, 1 2, फिर यहाँ पर हमने ये बना दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, 4 रेजिस्टेंस हम बनाते हैं, फिर यहाँ पर कॉमन एमीटर के लिए CE बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये डायग्राम हमारा एक नॉर्मल डायग्राम है एम्पलीफायर के लिए। हमने कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन स्टडी नहीं करा था, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन फॉर एम्पलीफायर, और जो कॉमन कलेक्टर फॉर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन है वही चीज़ एमीटर फॉलोअर भी है। ठीक है, अब उसको देख लेते हैं क्या है। सिर्फ इसमें एक चीज़ रहेगी कि ये जो रेजिस्टेंस होता है कलेक्टर का, ये ख़त्म हो जाता है यहाँ से। तो सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ये हमने एक कॉमन एमीटर
NPN ट्रांजिस्टर लिया, यहाँ पर हमने कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया है, ठीक है। बाकी जगह चारों पॉइंट्स जो बच गए, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर, और एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लगा। दिस इज एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, R1 एंड R2। अब ये है RL, इसके अक्रॉस हम आउटपुट भी ले रहे हैं, वी आउट यहाँ पर मिलेगा, और इसको हमने ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। आउटपुट देखो कॉमन कलेक्टर है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो एमीटर के अक्रॉस आउटपुट हम ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कलेक्टर के अक्रॉस नहीं ले रहे हैं। और इनपुट में हम जैसे कि अभी तक हम RC कपल्ड को पढ़े हैं, तो उसमें भी यही था, इनपुट हमने यहाँ पर फीडअप कर दिया। ये हमारी इनपुट सिग्नल है VI, जो सिग्नल को एम्पलीफाई करके हमें यहाँ आउटपुट में मिलती है, ठीक है। ये भी एमीटर फॉलोअर या कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर एक नेगेटिव फीडबैक का सर्किट है। इट इज वेरी यूजफुल नेगेटिव फीडबैक डिवाइस सर्किट, ठीक है, जिसमें RC मैक्स टू 0, जिसमें हम RC को कितना बना देते हैं, 0 बना देते हैं, ठीक है। अब जो VCC सिग्नल है, यहाँ पर देखो एक VCC लगाना हमने जरूरी है, प्लस VCC, ये भी ध्यान रखना है हमेशा। जब भी हम 4 रेजिस्टेंस को लेकर के बनाते हैं तो प्लस VCC यहाँ पर लगाना होता है, यहाँ भी हमने प्लस VCC लगा दिया। अब इस कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर के अंदर कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर के अंदर हम एमीटर फॉलोअर इसको नाम दे रहे हैं। ये एमीटर फॉलोअर इसलिए है क्योंकि ये एमीटर को फॉलो कर रहा है, आउटपुट हम एमीटर के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर VCC को शॉर्ट कर दिया है, शॉर्ट करने का मतलब यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और जो इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल वो बेस और कलेक्टर के बीच में रहेगा। इनपुट सिग्नल कहाँ है, इनपुट सिग्नल इज बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, ठीक है। आउटपुट हम कहाँ लेंगे, एमीटर के अक्रॉस लेंगे, ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है। अगर हम कोई सिग्नल VI इनपुट में दे रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में, अब देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में दे रहे हैं हम इसके लिए, और जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल में दे रहे हैं तो जो आउटपुट है, आउटपुट आल्सो, ये तो इनपुट हो गया, इनपुट VI हैज पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट, तो आउटपुट आल्सो हैज पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी बोथ आर इन फेज, दोनों जो हैं वो क्या होंगी, फेज में होंगी। कॉमन एमीटर जब हम लेते थे, ध्यान रखना ये कॉमन एमीटर नहीं है, इट इज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन एमीटर के अंदर जो हम इनपुट सिग्नल देते थे एम्पलीफायर में, वो आउट ऑफ फेज मिलता था 180 डिग्री, लेकिन ये कॉमन कलेक्टर है तो जैसी इनपुट वैसे ही इसमें आउटपुट है। और दूसरा जो इसमें आउटपुट मिल रही है वो अप्रोक्सीमेट VI माइनस VBE, और VBE की वैल्यू बहुत कम होती है, तो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू VI है, क्योंकि ये थोड़ा सा इससे कुछ ना कुछ वैल्यू घट करके मिलेगी, तो इसका जो गेन है वो लेस देन रहता है, एज VBE इज वेरी स्मॉल, सो द आउटपुट is remaining same as that of input, जैसी आउटपुट इनपुट है वैसी ही लगभग इसमें इनपुट रहेगी, लेकिन थोड़ा सा उसमें से घट कर मिल रहा है। द गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर इज लेस देन यूनिटी, इसका जो गेन है वो 1 से कम रहेगा, ठीक है।
और क्योंकि इसमें जैसी इनपुट है वैसी ही आउटपुट हमें मिलती है, तो इसीलिए इसको हम एमिटर फॉलोअर का नाम भी देते हैं। thus the output emitter voltage just follow the input, hence it is called emitter follower। इसी वजह से इसका नाम क्या है, एमिटर फॉलोअर है। जैसी इनपुट वैसी आउटपुट, और आउटपुट कहाँ ले रहे हैं हम, एमिटर के अक्रॉस। तो जो एमिटर पर आउटपुट मिल रही है वो इनपुट के लगभग जैसी है, इसीलिए एमिटर एक तरीके से फॉलो करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एमिटर फॉलोअर कहते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ हम यूज देख लेते हैं या इसकी कुछ क्वालिटी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि जो आउटपुट है is taken from the emitter resistance। एमिटर के रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट लेनी है। ठीक है, ये एमिटर का रेजिस्टेंस, ठीक है। ये मैं पॉइंट्स में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या इसमें करना है हमें। ठीक है, दूसरी चीज, जो एमिटर के क्रॉस आउटपुट हम ले रहे हैं वो इनपुट के जैसी ही है, इसीलिए इसको एमिटर फॉलोअर ये मैंने यहां पर लिख दिया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, ठीक है। तीसरी चीज, the output is reduced, the output is less than input, so the gain of amplifier is less than unity, एक से कम रहेगा इसका जो गेन है। ठीक है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इम्पीडेंस इनपुट हाई रहता है, सिंस इनपुट इम्पीडेंस इज हाई एंड आउटपुट impedance is low, so it is best for matching device, so it is ideal circuit for impedance matching। अगर हम मैचिंग करना चाहते हैं इम्पीडेंस की तो उसके लिए सबसे बेस्ट डिवाइस है ये हमारा। ठीक है, ये तो इसके पॉइंट्स हो गए जो आप इसके अंदर स्टडी कर रहे हैं, क्या कुछ इसके अंदर है। इसको एक तरीके से बफर सर्किट भी कहा जाता है, जो जैसी इनपुट है वैसी ही आउटपुट दे दे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बफर सर्किट। इट इज यूज्ड एज बफर एम्पलीफायर। बफर का मतलब जैसी इनपुट वैसी आउटपुट। ठीक है, अब बाय चांस कई बार इसके अंदर ये भी पूछ लिया जाता है कि इसके यूज क्या क्या हैं, तो हाँ एक दो पॉइंट इसको यूज के लिए भी देख लेते हैं। यूजेस, मैचिंग डिवाइस इन CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बोलते हैं इसको, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये CRO कहाँ यूज होता है, वीडियो स्टेज ऑफ टेलीविजन एंड सीरीज वोल्टेज
रेगुलेटर। ठीक है, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं इन पावर सप्लाईज, इन पावर सप्लाईज। दूसरा इसका यूज़, इट इज़ नॉट ओनली बेटर फॉर कन्वीनियंट ट्रांसफ़र बट आल्सो हैज़ मच बेटर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। इट आल्सो हैज़ better frequency response. So it can be used in a place of transformers. तो इसको हम ट्रांसफार्मर की जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज मोर कन्वीनियंट एंड बेटर देन ट्रांसफार्मर। इट कैन बी used better than transformer for impedance। और एक और इसका यूज है, इट आल्सो इंक्रीज द पावर लेवल ऑफ सिग्नल। इट आल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज पावर लेवल ऑफ द सिग्नल। ये पावर लेवल के सिग्नल को भी इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे थे एम्पलीफायर्स और एडवांटेजेस ऑफ द एम्पलीफायर। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर है ये हमारे इस यूनिट का, यानी कि ऑसिलेटर्स को शुरू करेंगे।